हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके प्रिपरेशन में बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हमने एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेट करते हुए अपना एक बैच बनाया है। 2025 के लिए एक फाउंडेशन बैच तैयार किया गया है, जिसमें आप सभी के सामने पहले वीडियो में हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया और आगे के जो भी ऐसे वीडियोस हैं उसके आगे हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस ईयर मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में डिस्कशन करने का मेन मकसद ये था ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा था, उसी को आप रेफरेंस मानकर, उसी को आप बेस मानकर अपने आगे की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इंडिविजुअली टॉपिक पर काम करना शुरू किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो हाँ जी, आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं। इंडिविजुअली टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा है। जितने भी तरीके के क्वेश्चन आप सभी के सामने बनते हैं, उन सारी चीजों का डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा डायरेक्शन डिस्टेंस का पहला टॉपिक हमने डायरेक्शन डिस्टेंस सॉल्व किया, वहां पर आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। इसी के साथ साथ फिर दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ऑर्डर एंड रैंकिंग का। उसी तरीके से आज हमारा थर्ड टॉपिक है, जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की 3 वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग की आपकी 4 वीडियो में पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ऐसे अब आपका ब्लड रिलेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन की क्लास 1 है, बट इंडिविजुअली ओवरऑल क्लास को आप देखोगे तो क्लास नंबर 8 पर कनेक्टेड है। दैट्स मीन 7 लेक्चर में हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया है और आज हमारा 8th लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज एक बार सभी परीक्षा जंक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि टाइम टू टाइम आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, ब्लड रिलेशन, थ्रेड, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हम सभी से कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पर जाइएगा और वहां से आप हर एक सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करें कि अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वेरी आता है और आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे ही वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पर आपके हर एक सब्जेक्ट के फैकल्टी मेंबर भी कनेक्टेड है, इवन बहुत सारे स्टूडेंट भी कनेक्टेड है, जहां पर हेल्दी डिस्कशन कर रहे होते हैं। आप अपने क्वेरी को वहां पर मेंशन करेंगे तो जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी फैकल्टी देखेगा, आपको उस क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व कराया जाता है। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट उस पर्टिकुलर सेक्शन, सब्जेक्ट के सेक्शन में मेंशन करेंगे और आपको पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, डिटेल एनालिसिस के साथ हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो परीक्षा जंक्शन का चैनल है वो इस मोटिव से बनाया गया है कि आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे एक सिंगल डिमांड की भी डिमांड नहीं है, एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं है, बस आपको मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है और आपको इस शिक्षा को लेने के लिए करना क्या है, सिर्फ अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है। प्रॉपर तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन करोगे, डेफिनेटली आप 2025 में अपना एक एग्जामिनेशन तो 100% क्रैक कर पाओगे, अगर आप सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो। तो कंडीशन है, अगर आप अपनी सारी जो भी इंस्ट्रक्शन बताई जा रही हैं इसी तरीके से लेके चलते हैं, तो आप हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आपका सीपीओ, कोई टीचिंग के एग्जाम्स हो गए, डिफेंस के एग्जाम्स हो गए, आपके पुलिस, रेलवे, जो भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं,
हर एक एग्जाम के लिए रीजनिंग को टारगेट करते हुए हमने हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली समझाया है। अगर आप चाहते हैं कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना, अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना, तो आप हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर कंप्लीट रीजनिंग के नाम से आपको 70 लेक्चर में पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो वहां से आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं अपने सिलेबस को। एक दिन में 6 वीडियो, 7 वीडियो देख के अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के वहां से कंप्लीट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यूटी के साथ अपने टीचर के साथ कनेक्टेड होके दैट्स मीन मतलब मेरे साथ कनेक्टेड होके आप चाहते हैं हर एक टॉपिक को साथ साथ कंप्लीट करना, तो आप हमारे इस एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल 2025 के फाउंडेशन बैच में कनेक्ट होके इंडिविजुअली साथ ही साथ एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको टॉपिक का कंप्लीट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा। जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, वो हमारे माइंड में बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जब सारी चीजें फिट हो जाएंगी ना, आपके आंसर आना अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है, नोट्स बनाना है, ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है नोट्स आपके लिए। अगर आप 2025 में शुरुआत कर रहे हैं तो आपके आगे आने वाले सारे एग्जाम्स, अगर आपने शिद्दत के साथ अपना 100% देके सारी चीजों को सीखा है, तो डेफिनेटली आपके आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं सारे बहुत आसानी से क्रैक होंगे। बस आप मल्टीपल टाइम उनको रिवीजन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की चीजें आप सभी को समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे ब्लड रिलेशन के टॉपिक में क्या क्या चीजें हमारे पास रहने वाली है और हमें इनको कैसे सीखना है। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है इस आज के सेशन का, चलिए देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है और किसी ने भी बोला है कि नहीं आप तो ऐसा नहीं कर सकते हो, तो आपको उनकी बातों को इग्नोर करना है। सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि आपके अंदर वो कैलिबर है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उनको गलत प्रूफ करके, अपने काम से करके, अच्छा प्रूफ करके उनकी बात को, उनकी बोली को बंद करा सकते हो जो उन्होंने आपके लिए नेगेटिव बोला था। अपने ऊपर ट्रस्ट रख के अपनी सारी चीजों को लेके चलना है। इसी के साथ लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को, है ना। आपने अगर सोच लिया है कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, मुझे 2025 में सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके अंदर वो चीज बैठ गई है कि मैं ही हूं जो सारी चीजों को हार्ड वर्क करके, अपने सैक्रिफाइस करके, अपना कंट्रीब्यूशन देके, परसिस्टेंस रह के, कंसिस्टेंट रह के अपनी सारी चीजों को गेन कर सकते हो। तो वो सिर्फ आप हो और कोई नहीं करने वाला, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख के अपने ऊपर काम करना है। अपने टाइम को, एक एक मिनट को वेस्ट नहीं करना, उसको यूटिलाइज करना है ताकि आपके आगे आने वाले टाइम को वो बेटर बना सके। ठीक है साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका माइंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर कंसंट्रेशन। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन से हमें पढ़ना है रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, है ना। अब जब हम रिलेशंस के बारे में, ब्लड रिलेशंस के टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 2 टाइप के ब्लड रिलेशन की हमें बात करती है। ध्यान से सीखते रहना, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आज का बेसिक आपने नहीं पढ़ा तो आगे के आने वाले लेक्चर आपको इस टॉपिक के नहीं समझ में आने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ना है, समझना है, सीखते हुए हमें आगे चलना है। ठीक, ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में हमारे सामने 2 टाइप के क्वेश्चनिंग की फ्रेमिंग की जाती है। पहला है आपका जो फैमिली से बेस्ड रिलेशन होते हैं, आपके खुद के फैमिली के बेस्ड पर रिलेशन को पढ़ना है। और दूसरी बात जो इन लॉज होते हैं, शादी होने के बाद जो हमारे इन लॉज होते हैं। अगर एक लड़की है तो लड़की के उसके ससुराल वाले, और एक लड़का है तो लड़के के उसके ससुराल वाले इन लॉज कहलाते हैं। तो ठीक, ब्लड रिलेशन में हमें 2 टाइप्स की चीजें पढ़नी है। हमें फैमिली के भी रिलेशन को बताना है, और जो इन लॉज के रिलेशन होते हैं, इन लॉ जो कानूनी तौर पे बनाए गए रिश्ते होते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक, इसके बाद हमें ये देखना है कि कितने टाइप के आपके एसएससी एग्जाम में कितने टाइप्स के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए, अगर हम यहाँ से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो हमारे एसएससी एग्जाम में
तीन टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं ब्लड रिलेशन से। पहला होता है आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। पहला कौन सा होता है? पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। अभी इनके बारे में इंडिविजुअली एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप होता है आपका पॉइंटिंग वाला, पॉइंट आउट करके बताया जाता है, या फिर इंडिकेटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग या फिर इंडिकेटिंग कहीं पर आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव कहीं पर आता है। इन सारी चीजों को हमें यहाँ पर सीखना होता है। और जो थर्ड टाइप होता है साथियों, वो होता है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन। और आजकल के एग्जामिनेशन में, चाहे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव को एग्जाम को क्यों ना ले लो, कोडेड ब्लड रिलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं हमारे एग्जामिनेशन में पूछने के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो हमारे सामने कितने तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, सभी को क्लियर हुआ। हमें इन तीन टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है। हमारे एग्जाम में यही तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पैसेज बेस्ड। अब पैसेज बेस्ड सवाल में क्या होता है, ब्लड रिलेशन में पैसेज बेस्ड सवालों में क्या होता है, यहाँ पर आपको 5-6 लाइन के पैसेज दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा। उस स्टेटमेंट को पढ़कर हमें एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना होता है, और फिर हमें यह आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किसका संबंध किससे पूछा जा रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जामिनेशन में, जहां पर भी आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, हर एग्जाम में, हर रीजनिंग के सब्जेक्ट में आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जरूर ही मिलता है। चाहे आप टीयर 1 का एग्जाम दे दे, टीयर 2 का एग्जाम दे दे, आप बैंकिंग के कोई से भी एग्जाम दे दे, स्टेट लेवल के एग्जाम, रेलवे, पुलिस, हर जगह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने आज की क्लास को बहुत ध्यान से सुना है और आगे की क्लास को कनेक्टिविटी के साथ देखेंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि ब्लड रिलेशन के टॉपिक से आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है साथियों, तो कंसंट्रेशन के साथ सारी चीजों को ध्यान से, शिद्दत के साथ समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक, हमने यहाँ पर क्या देखा? पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आप सभी को एक पैसेज, एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ से हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। अभी सारी चीजें एक एक करके सिखाऊंगी, और फैमिली ट्री से क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंटिंग वाले। आपने बहुत बार सुना होगा, ऐसा एक फोटो की तरफ इशारा करके ये बताया जा रहा है वो मेरे पापा के इकलौते बेटे के बहन का बेटा है, तो मैं उससे कैसे संबंध दे दूं। ठीक है, इस तरीके का इंडिकेटिंग फॉर्म देके एक थर्ड पर्सन, एक पर्सन किसी तीसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस कराता है किसी और के सामने। डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताता है, घुमा घुमा के बताता है, मेरे पापा के इकलौते बेटे के बेटी का बेटा है, तो बताओ वो पर्सन किससे रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके के रिलेशन के बारे में पूछा जाता है इंडिकेटिंग फॉर्म। तो वो हमें यहाँ पर इंडिकेटिंग फॉर्म या पॉइंटिंग आउट वाले क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या चीजें हैं, आपको रिलेशन को डायरेक्ट ना बताया जाएगा, जैसे पैसेज में बता दिया, पैसेज बेस में ए इज द फादर ऑफ बी, जो ए है वो फादर है बी का। ठीक, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, किसी सिंबल के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा। अगर ए एंड बी लिखा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक, फिर ए स्टार बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। ठीक, अब ये कोड फॉर्म में बताया, ये एंड और जो ये स्टार है ये इनका रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपके सामने एक एक्सप्रेशन गिवन होगा किस तरीके का, के स्टार एम एंड एल, तो बता दो के और एल में कैसा रिलेशन है। तो हम इस चीज को भी सीखने वाले हैं। तो ये बात आप सभी को समझ में आई कि हमारे एसएससी के एग्जामिनेशन में 3 टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है हमारा पैसेज बेस्ड, दूसरा होता है हमारा इंडिकेटिंग बेस्ड, और तीसरा होता है हमारे कोडेड ब्लड रिलेशन। इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज के सेशन में यही आज का एजेंडा रहने वाला है। आज हमें इसी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक पॉइंट ध्यान से सुनना है। जैसे आप ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस का जब हमने चैप्टर किया था साथियों, तो उसमें हमने अपने आप को लेके सारे डायरेक्शन को देखा था। यहाँ पर भी ब्लड रिलेशन में हमें माई सेल्फ लेके सारी चीजों को रिलेट करना होता है।
एक बात आपको ध्यान देनी है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, नोट्स बनाते टाइम आप लिख लेना पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो जब भी आपके सामने किसी का नाम दिया जाए, पहला पॉइंट है, जब भी आपके सामने किसी का नाम दिया जाए तो आप वहां से जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोल दिया जाए रोहन इज द चाइल्ड ऑफ मोहन, जो रोहन है वो चाइल्ड है किसका, मोहन का। अब रोहन, हमें पता है कि रोहन एक लड़के का नाम होता है, लेकिन हम जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम नाम से ये नहीं बता पाएंगे कि वो रोहन लड़का है या लड़की है, उसका जेंडर मेल है या फीमेल है, जब तक उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमारे स्टेटमेंट में ना दी गई हो। आई रिपीट माई वर्ड्स, नाम से हम किसी का जेंडर नहीं बता पाएंगे, नाम से किसी का लिंग नहीं बताया जाएगा कि वो पुरुष है या महिला है, जब तक उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए, जब तक उसके बारे में हमारे सामने कोई सूचना ना मिले, हम उसके जेंडर के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो कौन कौन सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला, जब भी आपके सामने जेंडर दिया गया हो साथियों, तो यहाँ से हम जेंडर जब भी आप सभी के सामने नाम दिया गया हो तो नाम से हम जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके सामने वर्ड आ गया चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन, चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन वर्ड आ गया, तो आप यहां से भी जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। क्या यहां से पता चलेगा जेंडर कौन सा है, चाइल्ड, वो चाइल्ड है बी का, तो बी का बच्चा है, अब वो बेटी भी हो सकती है बेटा भी हो सकता है, तो यहां से हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जब आप सभी के सामने वर्ड दिया है सिबलिंग, सिबलिंग क्या होते हैं साथियों, सिबलिंग क्या होते हैं, किसी को पता है। सिबलिंग वो होते हैं भाई बहन, सगे भाई बहनों को सिबलिंग बोला जाता है, सगे भाई बहन को सिबलिंग बोलते हैं, ठीक। और अगर चाचा ताऊ मौसी बुआ फूफा इन सब के बच्चे हैं तो उनको क्या बोला जाता है, कजन बोला जाता है, ठीक है। कजन किसको बोला जाता है, इनसे भी हम कजन से भी किसी का वर्ड डिफाइन, वो जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। कजन जैसे चाइल्ड ऑफ या फिर चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट, अंकल में बुआ फूफा मौसा, जो भी मेल मेंबर हैं, बुआ वो सॉरी मौसा, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी, ये सब अंकल। और इंग्लिश में सेम सिंपल सा रिलेशन है, आंट, आंट का मतलब हो गया आपकी मौसी, चाची, ताई, मामी, बुआ, सब आंट के अंदर। बस ये हमारे जो हिंदी वाले रिलेशन है उसी में होता है, बुआ फूफा मामा मौसा अलग अलग, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश में बोला जाता है बस अंकल और आंट बोल के काम खत्म, है ना। अब यहाँ पर कजन का मतलब हो गया जो अंकल आंट, चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट, जो अंकल आंटी के बच्चे होते हैं उनको कजन बोला जाता है। और सिबलिंग बोला जाता है जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं। चाइल्ड फ्रॉम ओन पेरेंट्स, खुद के ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड फ्रॉम या फिर चिल्ड्रन फ्रॉम ओन पेरेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ ओन पेरेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ ओन पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आप सभी के सामने, देखो अब यहाँ से नेम दिया गया हो तो जेंडर डिफाइन नहीं किया जा सकता, चाइल्ड या चिल्ड्रन वर्ड दिया गया हो तो हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, सिबलिंग दिया गया हो तो जेंडर नहीं डिफाइन किया जा सकता, कजन वर्ड दिया गया हो तो हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ स्पाउस दिया हो, स्पाउस वर्ड गिवन है तो भी आप जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते हो साथियों। स्पाउस क्या होता है, स्पाउस मतलब होता है हस्बैंड वाइफ को एक साथ बोला जाता है स्पाउस, ठीक। हस्बैंड वाइफ को बोला जाता है स्पाउस, अर्धांगिनी धर्म पत्नी, है ना, कपल, मैरिड कपल जो हो गए, ये सब हमारे स्पाउस में आते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट, नेम से जेंडर डिफाइन नहीं किया जा सकता, चाइल्ड या चिल्ड्रन वर्ड हो जब तक डिफाइन नहीं किया जा सकता जेंडर, ऐसे सिबलिंग, कजन, स्पाउस, ये वर्ड ऐसे आते हैं जिनसे हम किसी का जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते जब तक हमारे पास कोई सूचना ना दी गई हो, जब तक, ठीक है। चलिए इसी के आगे अब हम बात करते हैं कि पैटर्नल क्या होता है।
अगर आपसे बोल दिया जाए, जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, ही इज माई पैटर्नल अंकल, ठीक, पैटर्नल क्या होता है? तो पैटर्नल का मतलब होता है जो भी रिश्ते हमारे पापा की तरफ के हैं वो हमारे पैटर्नल रिलेशन कहलाते हैं। जैसे जो चाचा ताऊ जी हो गए वो हमारे पैटर्नल अंकल कहलाएंगे, फूफा जी हो गए पैटर्नल अंकल, बुआ हो गई पैटर्नल आंट, चाची ताई हो गई पैटर्नल आंट, ठीक है। जो भी रिलेशन पापा की तरफ से होते हैं, पी से पैटर्नल और पी से पापा होते हैं ना, तो इस चीज को स्ट्रिक्ट से याद रख सकते हो। पैटर्नल मतलब होता है पापा, और जो भी रिलेशन पापा की तरफ के होते हैं वो बोले जाते हैं पैटर्नल, ठीक। तो रिलेशन फ्रॉम फादर साइड, रिलेशंस फ्रॉम फादर साइड, जो भी पापा की तरफ के रिश्ते होते हैं उसको बोला जाता है पैटर्नल। पापा के तरफ के रिश्ते हमारे क्या कहलाते हैं? पैटर्नल रिलेशन, ठीक है साथियों। इसी के साथ साथ दूसरा वर्ड आपने ये भी सुना होगा, मैटरनल। अब जब पैटर्नल पता चल गया तो मैम डेफिनेटली आप मैटरनल उसका अपोजिट ही बता रहे होगे। पैटर्नल पी से पापा, तो पापा की तरफ के रिलेशन, मैटरनल एम से मम्मी होती है तो मदर की साइड के रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम मदर साइड, ठीक। जैसे मामा मौसी नाना नानी, रिलेशन फ्रॉम मदर साइड, जो भी मम्मी की तरफ के रिश्ते होते हैं उनको बोला जाता है साथियों क्या? मैटरनल रिलेशन, ठीक। मम्मी के तरफ के रिश्ते, मम्मी के तरफ के रिश्ते क्या बोले जाते हैं? मैटरनल रिलेशन। अभी तक हमने बहुत ही कॉमन सी बातें यूज की हैं और ये एक फ्रेशर के लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो एक बार पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी अगर ऐसा देखना कि जो आपको नहीं आता है वो यहाँ से आपको वो पॉइंट्स भी रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो पैटर्नल जो रिलेशन फादर की तरफ के होते हैं, मैटरनल जो रिलेशन हमारी मदर के साइड के होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स, कुछ कॉमन ऐसे वर्ड्स थे जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कंफ्यूज करते हैं, तो इन्हीं कंफ्यूजन को से बचने के लिए हमने इन क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है, इन वर्ड्स को देखा है। सभी को समझ में आ गया है? आर यू गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स? सभी को सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक के क्लियर है? चलिए, अब आपने सुना मेरे मुंह से कि मैम आपने अभी बताया था कि ब्लड रिलेशन जब हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एक फैमिली ट्री बनाने का आपने कॉन्सेप्ट बताया। फैमिली ट्री, जनरेशन ट्री, आपने इस चीज के ऊपर डिस्कस किया। तो जब फैमिली ट्री या फिर रिलेशंस पूछे जाते हैं, तो जब हम उन फैमिली ट्री को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो वहां पर कुछ सिंबल का यूज किया जाता है, कुछ चिन्ह का यूज किया जाता है। सिंबल फॉर मेकिंग द फैमिली ट्री, सिंबल यूज फॉर, हेडिंग लिख लीजिएगा, सिंबल्स यूज फॉर मेकिंग फैमिली ट्री। जब हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं तो कुछ सिंबल का यूज किया जाता है, उन सिंबल के बारे में हमें सीखना है। और वो कौन कौन से सिंबल होते हैं साथियों? जब भी हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं और किसी पंक्ति को पढ़कर, किसी स्टेटमेंट को पढ़ के हमें ये पता चलता है उस पॉइंट से कि वो कोई मेल मेंबर है, तो हमेशा मेल मेंबर को डिफाइन करने के लिए, पुरुष को डिफाइन करने के लिए आप सिंबल यूज करोगे कौन सा? प्लस साइन। जब भी आपके सामने किसी मेल मेंबर को डिफाइन करना होगा तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस साइन, ठीक है। ऐसे ही आपको किसी फीमेल मेंबर को डिफाइन करना है, किसी फीमेल, किसी महिला को डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हमें यूज करना है माइनस साइन, ठीक है साथियों। इसी के साथ साथ अगर आपको मैरिड कपल यूज करना है, मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना है, शादीशुदे जो जोड़े हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं डबल लाइन से, पैरेलल लाइन, ठीक। डबल लाइन होनी चाहिए पैरेलल, और एक हो जाएगा मेल और एक हो जाएगा फीमेल। यहाँ तक डाउट? अब ये मत बोलना कि मैम वो अगर लड़के लड़की की अब तो मतलब लॉ में आ चुका है कि लड़के लड़के भी शादी कर सकते हैं, लड़के लड़के भी शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है। बस हमें अगर किसी से पता चल रहा है ए इज द वाइफ ऑफ बी, अगर ए वाइफ है तो बी का जेंडर बाय डिफॉल्ट अपने आप ही हमें एक मेल मेंबर मानना होगा, ठीक है। तो हमेशा जो भी हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में जब भी आपसे मैरिड कपल की बात की जाएगी तो वहां पर एक मेल और एक फीमेल। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये सवाल भी आ रहा होगा, मैम फ्रेंड्स के बारे में दे दिया जाए तो, मैम गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में दे दिया जाए तो,
तो जब भी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो ये हमारे ब्लड रिलेशन का टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये हमारे खूनी रिश्ते मतलब जो रक्त संबंध है उसके बीच में नहीं आता। तो हमारे एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, ठीक। तो इनके बारे में नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। और ध्यान रखना, मैरिड कपल में भी सिर्फ मेल और फीमेल के बारे में ही रिलेशन बताएगा, क्लियर। आगे जब चीजें जैसे चेंज होगी, जब चेंजेस लाया जाएगा तो शायद चेंज हो जाएगा, बट अभी हमारे फिलहाल के सिलेबस में सिर्फ इतना ही डिस्कशन है, ठीक है। आगे बढ़े, देखा जाए क्या है सभी चीजें। देखो, मेल को डिफाइन किया जाए तो प्लस साइन से, फीमेल को डिफाइन किया जाए तो माइनस साइन से, मैरिड कपल को रिप्रेजेंट किया जाए तो डबल लाइन से एक मेल मेंबर हो गया और एक हमें फीमेल मेंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर हमें सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करना है, सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करना है, सेम जनरेशन क्या, सेम जनरेशन का मतलब हो गया एक ही पीढ़ी, एक ही पीढ़ी के बारे में अगर हमें एक ही पीढ़ी को डिफाइन करना है तो वहां पर हम एक सिंगल लाइन से डिफाइन करेंगे। जैसे भाई भाई हो गए तो प्लस प्लस, बहन बहन हो गए तो प्लस माइनस, भाई बहन हो गए तो प्लस माइनस, और बहन बहन हो गई तो माइनस माइनस, ठीक। और प्लस माइनस करोगे भाई बहन तो सिंगल लाइन है तो भाई बहन, डबल लाइन प्लस माइनस आ गई तो मैरिड कपल, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना है, जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना है। जनरेशन गैप मतलब पीढ़ियों को डिफाइन करना है, अलग अलग पीढ़ियां हैं उनको डिफाइन करना है, तो उनके लिए हम वर्टिकली लाइन का यूज करते हैं। जो ये वर्टिकली लाइन है इसको, ये हमारे पीढ़ियों को रिप्रेजेंट करती है। वर्टिकली लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट, ठीक। इस पॉइंट से डिफाइन किया जाता है किसके बारे में, जो पीढ़ियां गिवन है। जनरेशन गैप पीढ़ियों को डिफाइन करता है, जैसे कि दादाजी के बाद आपके पापा की जनरेशन आई, तो दादा और पापा को जब हमें डिफाइन करना होगा तो वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसी फिर पापा के बाद जो आपकी जनरेशन होगी उसको भी हम वर्टिकली लाइन से डिफाइन करेंगे। तो ये 5 सिंबल है, जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं साथियों तो इन सभी का यूज किया जाता है। मेल मेंबर के लिए अभी से साथ साथ रिवाइज भी करते चलो, ध्यान में याद करते हुए भी चलो। जब भी मेल मेंबर डिफाइन होगा तो प्लस, फीमेल मेंबर को डिफाइन किया जाएगा तो माइनस, मैरिड कपल को डिफाइन किया जाएगा तो पैरेलल रो, सेम जनरेशन भाई बहन, सगे भाई बहन हो गए, आपके बहन बहन हो गए, भाई भाई हो गए, इनको डिफाइन करना है तो सिंगल लाइन से, और जब भी जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना हो तो वर्टिकल लाइन से। ये पॉइंट क्लियर है। बार बार फोकस करवाती हूँ, वार्निंग देती हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। भले टाइम लग जाए सिलेबस को कंप्लीट करने में, वक्त हो जाए, लेकिन जब आप नोट्स बना के चीजों को करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो वाला जो टाइम आपने इसमें इन्वेस्ट किया है आपको वापस से एक बार सिलेबस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नोट्स के पे फोकस करवाती हूँ मैं, ठीक। तो सिंबल जो भी यूज किए जाते हैं फैमिली ट्री पे, ये सारी चीजें हैं। आगे देख लिया जाए। देखो, अब हमारे पास चीजें आती है, मैम फैमिली ट्री कैसे बनाया जाए, है ना। फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, हमने सिंबल तो सीख लिया, फैमिली ट्री या फिर जनरेशन ट्री, फैमिली ट्री या फिर जनरेशन, पीढ़ियों का ट्री अगर हमें बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं इस चीज को सीख लेते हैं। दोस्तों, फैमिली ट्री बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने आप से सारे रिलेशन जोड़ने होते हैं, सारे रिलेशन को लिंक करना होता है खुद से। सपोज करो आप इस पॉइंट पर खुद ही हो, ठीक, ये आप हो और यहाँ पर आप खड़े हो, कौन हो आप, माई सेल्फ। आप यहाँ पर अपना नाम लिख लेना, जो भी आपका नाम होगा नोट्स बनाते टाइम। आप कौन हो, माई सेल्फ। अब आप मुझे बता दीजिए आपके ही जनरेशन में कौन कौन आता है जो आपकी पीढ़ी का ही हो। आपकी पीढ़ी का कैसे, जो आपके भाई बहन हो गए, कजन्स हो गए, आगे पीछे हो सकते हैं, उम्र का 5-6 साल का गैप हो सकता है भाई बहनों के बीच में, पर पीढ़ियों का गैप नहीं होगा। जैसे दादाजी, फिर पापा, फिर आप, फिर आपके बच्चे, ये एक पीढ़ियां चली गई। तो सेम जनरेशन का मतलब जो आपके ही हम उम्र के लोग हो वो होता है सेम जनरेशन। अब आप मुझे बताओ, मैं एक तरफ मेल को लिखूंगी और एक तरफ फीमेल को लिखूंगी, ऐसा कहीं भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मेल को इधर ही लिखो या फीमेल को उधर ही लिखो, आप कहीं भी लिख सकते हो, यू आर फ्री फॉर दैट, ठीक। बस अभी मैंने चीजों को क्रिस्टल क्लियर कराने के लिए आप सभी के सामने एक तरफ मेल लिख दूंगी, एक तरफ फीमेल लिख दूंगी,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अब बताओ आपके जनरेशन में कौन कौन आएगा? अगर हम मेल मेंबर की बात करें तो आप बोलोगे मैम सबसे पहले तो हमारा ब्रदर ही आ जाएगा, ठीक, मेल मेंबर में आपका भाई हो गया। दूसरा पॉइंट देख लिया जाए तो आप बोलोगे ब्रदर इन लॉ। अब ये ब्रदर इन लॉ क्या होता है? ये सारी चीजें तो आपको पता होंगी ना। ब्रदर इन लॉ क्या होता है? ब्रदर इन लॉ आपके जीजा जी हो गए या फिर आपका कोई साला हो गया, ये हमारे ब्रदर इन लॉ कहलाते हैं। देवर हो गया ब्रदर इन लॉ, जेठ हो गया ब्रदर इन लॉ, ठीक। बस हिंदी में ही हमारे इतने सारे रिलेशन होते हैं, इंग्लिश में बहुत ही लिमिटेड रिलेशन है, क्लियर? तो ब्रदर इन लॉ जो भी, ये भी हमारे एज के ही होते हैं। तो ब्रदर आपके रिलेशन में, ब्रदर इन लॉ आपके रिलेशन में, कोई मेल कजन है आपका, कोई मेल कजन है, चाचा ताऊ का कोई बेटा है तो वो आपका ही जनरेशन में। और एक फीमेल के लिए अगर कोई महिला है तो जो उसका हस्बैंड होता है, जो उसका पति होता है, वो भी उसके ही जनरेशन में आता है। तो माई सेल्फ में अगर किसी का हस्बैंड है फीमेल का तो वो हस्बैंड भी उसी के जनरेशन में आएगा। यहाँ तक आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, चीजें समझ में आ रहा है? तो हमने क्या देखा, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, कजन और हस्बैंड जो है हमारे सेम जनरेशन में आते हैं। इसी के साथ अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में साथियों हमारे पास कौन आ जाएगी? सिस्टर, आपकी बहन आपके जनरेशन में। इसी तरीके से सिस्टर इन लॉ। अब बताओ सिस्टर इन लॉ कौन कौन? सिस्टर इन लॉ में आपकी नंद, आपकी भाभी, आपकी देवरानी, आपकी जेठानी, आपकी ये सारी चीजें हमारी कौन कहलाती हैं? सिस्टर इन लॉ। साली हो गई, ये सब सिस्टर इन लॉ के अंदर आता है, ठीक। तो सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, और इसी तरीके से कोई फीमेल कजन है तो वो भी आपके जनरेशन में। और एक मेल मेंबर के लिए, एक पुरुष के लिए जो उसकी वाइफ होती है, जो उसकी अर्धांगिनी होती है, वो भी फीमेल सेम जनरेशन की ही होती है। अब कहीं आपने ऐसा तो नहीं देखा ना कि जो मेल है वो है 30 साल का और जो फीमेल है वो है 10 साल की, इतना जनरेशन गैप तो नहीं होता ना। तो सेम जनरेशन में अगर किसी मेल के लिए उसकी जो वाइफ है वो भी उसके सेम ही जनरेशन में आती है। तो ये हमने बात की सिंगल जनरेशन, एक जनरेशन में हमारे ये रिलेशन होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इनकी जनरेशन से, अपनी ही जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाते हो, अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाते हो, तो कौन कौन मिलने वाला है? तो आप बोलेंगे मैम हमारे ऊपर कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर वाली जनरेशन में आ गए। और मेल में बात किया जाए तो मेल में फादर आपसे एक जनरेशन ऊपर, इसी तरीके से फादर इन लॉ, ससुर जी, ठीक है, फादर इन लॉ भी आपके एक जनरेशन ऊपर होते हैं। और इसी तरीके से अंकल, और अंकल में आपके सारे ही रिलेशन आ जाएंगे। सारे रिलेशन का मतलब क्या हुआ? अंकल में आपका, आपके चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, मौसा जी, फूफा जी, ठीक है, सब हमारे अंकल कहलाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे रिलेशन को नहीं बताने की जरूरत, क्लियर? बस अंकल बोल दिया, काम खत्म। ऐसी अगर हम अपनी जनरेशन से ऊपर वाली जनरेशन में किसी फीमेल की बात की जाए, महिला की बात की जाए, तो आपकी मदर आपके जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर। इसी तरीके से मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब आपकी सास, वो भी आपके जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर। और आंट, आंट में आपकी बुआ, मौसी, मामी, ताई जी, चाची जी, सब आंट है, क्लियर? ये तो हो गई हमारी दो पीढ़ियों की बात। अब साथियों अगर आप यहां से एक जनरेशन और ऊपर जाते हो, अपने पापा की जनरेशन से एक जनरेशन और ऊपर जाते हो, तो कौन कौन आता है? तो आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ठीक है, दादा दादी नाना नानी तो होंगे। अगर दादा की बात की जाए तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादी की बात की जाए तो पैटर्नल ग्रैंडमदर। पैटर्नल का मतलब बताया था पापा की तरफ के रिश्ते, तो दादा दादी तो पापा के रिश्ते होते हैं। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर दादाजी, पैटर्नल ग्रैंडमदर दादी जी। ऐसे मैटरनल ग्रैंडफादर बोला जाए तो नाना जी हो गए, और मैटरनल ग्रैंडमदर बोला जाए तो नानी जी हो गए, ठीक। अगर हम अपनी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएंगे? आपके मेल मेंबर में बात करें तो आप बोलोगे ग्रैंडफादर, ठीक। और फीमेल मेंबर की बात करें तो हमारी हो जाएंगी ग्रैंड मदर। पैटर्नल मैटरनल अपनी तरफ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर लेंगे। 3 जनरेशन की बात हो गई।
अगर अगर हम इनकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो, अगर हम इनकी जनरेशन से एक जनरेशन और ऊपर जाए तो इनकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो हमारे आ जाते हैं परदादाजी, ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक, और फीमेल की बात करें दोस्तों तो हमारे पास आ जाती है ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादी जी, ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम इनकी जनरेशन से ऊपर का दे दिया जाए तो, ध्यान रखना ग्रेट ग्रैंडफादर के ऊपर की जनरेशन हमारे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, ठीक है, इससे ऊपर की जनरेशन हमारे जनरेशन में नहीं पूछा जाता। यहाँ तक तो आपने सीख लिया। अगर आपकी ही जनरेशन से, जो आपका आपने एक मार्क पॉइंट बना रखा है, आपकी जनरेशन से अगर एक जनरेशन और नीचे का पूछा जाएगा तो आपकी जनरेशन से एक जनरेशन और नीचे आओगे तो कौन मिलेंगे? आपके बच्चे, है ना। आपकी जनरेशन से अगर आप एक जनरेशन और नीचे आते हो तो यहाँ पर अगर आपकी जनरेशन से नीचे अगर बात किया जाए मेल मेंबर की तो मेल में आपका बेटा, ठीक, फिर इसी तरीके से सन इन लॉ, दामाद, वो भी आपकी एक जनरेशन नीचे। और फिर एक वर्ड आता है साथियों नेफ्यू, भतीजा हो या फिर भांजा हो उसको नेफ्यू बोला जाता है। आपके भाई का अगर बेटा होगा तो वो नेफ्यू, भतीजा कहलाएगा। आपकी बहन का अगर बेटा होगा तो वो भांजा कहलाएगा। इंग्लिश में एक ही नाम है, भतीजा हो या भांजा हो, नेफ्यू। क्लियर? सभी को क्लियर हो? राइट, आगे देखा जाए। चलिए अब देखते हैं फीमेल में कौन आ जाए। तो फीमेल में आपकी बेटी, पुत्री, ठीक, ये भी आपके जनरेशन से एक जनरेशन नीचे। अगर हम फीमेल की बात करें, मतलब और बात करें तो बहू, डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ, आपकी जो बहू होती है वो भी आपकी जनरेशन से नीचे की जनरेशन आ गई, ठीक। और फिर अगर ऐसी एक और वर्ड आता है हमारा नीस, NEICE, नीस, भतीजी हो या फिर भांजी हो। अगर आपके भाई की बेटी है तो नीस कहलाएगी, अगर बहन की बेटी है तो भी नीस कहलाएगी। भाई की बेटी भतीजी और बहन की बेटी भांजी, भांजी और भतीजी इंग्लिश में नीस। क्लियर? सारे वर्ड आपको क्लियर हैं? फैमिली ट्री ये हमारा कंप्लीट बन चुका है। एक बार मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ, आप सभी इस चीज को नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से। माई सेल्फ से में ये रिलेशन हो गए। आप अपनी जनरेशन से ऊपर जाओगे तो फादर, फादर इन लॉ, अंकल, मदर, मदर इन लॉ, आंट, फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उससे ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, और अपनी जनरेशन से नीचे आते हैं तो डॉटर, सन, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, नेफ्यू और नीस। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? उम्मीद करती हूँ कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। बहुत ही आराम से आपको एक एक चीज को डिफाइन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ से कुछ और पॉइंट्स है, आप फटाफट से मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर बताते हुए चलेंगे। जैसे कि साथियों आप अब मुझे बताना इनका फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने आपसे पूछ लिया ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द, चलो ए इज द सन ऑफ बी, ए सन है बी का, तो फटाफट से आप मुझे बता दो इसको फैमिली ट्री, ये स्टेटमेंट में है, इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फैमिली ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ए इज द सन ऑफ बी, क्या बोला जा रहा है? ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? किसके बारे में बताया जा रहा है? ए के बारे में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, किसके बारे में बताया जा रहा है? ए इज द, फुल स्टॉप यहाँ पर लगा लो, ए इज द सन ऑफ बी, ए पुत्र है, साफ साफ कह रहा है ए पुत्र है, किसका? बी का पुत्र। ए कॉमा लगा के बी का पुत्र है, तो इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो ए पुत्र है, तो ए हो गया प्लस मेल मेंबर पता चल गया, और किसका पुत्र है? बी का। तो जो उसके पेरेंट्स होंगे वो कहां पर आएंगे? उस बेटे के ऊपर वाली जनरेशन में आते हैं हमारे पेरेंट्स। तो ए पुत्र है तो बी यहाँ पर बन जाएगा। बी एक महिला भी हो सकती है और बी एक पुरुष भी हो सकता है, मेल और फीमेल बी दोनों ही हो सकते हैं। बी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, और जब तक इंफॉर्मेशन ना मिले हम जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है साथियों, इसी के आगे देख लो, अगर बोल दिया जाए ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज द
ब्रदर ऑफ बी, जो ए है, ए बी का भाई है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? ए बी का भाई है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आप बोलोगे ए बी का भाई है, तो ए भाई है, तो भाई है तो प्लस, और सेम जनरेशन को हम एक सिंगल लाइन से ड्रॉ करते हैं, किसका भाई है? बी का। बी के बारे में नहीं बताया गया, थर्ड पॉइंट ले लिया जाए। इसी तरीके से आपको बोल दिया जाए ए इज द कजन ऑफ बी, ए इज द कजन ऑफ बी, ए बी का कजन को इंग्लिश में भी कजन बोलते हैं, हिंदी में भी कजन ही बोलते हैं, ए बी का कजन है। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? ए बी का कजन है, यहाँ पर एक कजन है, तो अब देखो ए यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, मेल मेंबर है फीमेल मेंबर है नहीं पता, लेकिन जो इनके पेरेंट्स होंगे वो आपके पेरेंट्स जो होंगे इनके अलग अलग पेरेंट्स होंगे। ये दोनों आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, बट ये इनके बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी हमारे सामने कजन बोला जाए तो कजन से हम किसी का भी जेंडर नहीं डिफाइन कर पाएंगे। आप फैमिली ट्री इंडिविजुअली ब्रेक करके आप सभी के सामने रखा गया है। जब आप इसको फैमिली, जब पूरा स्टेटमेंट और पैसेज दिया जाएगा उसमें से हमें इनको लिंक करके सारी चीजों को रिलेट करना है। इसी के साथ अगर आप सभी के सामने बोल दिया जाए कि ये इस रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 4 पॉइंट, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए इज द डॉटर इन लॉ, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की बहू है, ए बी की बहू है। अब इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे? तो बहू किसको कहा जाता है? ए बी की बहू है, तो बहू किसको कहा जाएगा? तो आप बताओगे कि ए का कोई बेटा होगा और उस बेटे की शादी किसी फीमेल से कराई जाएगी तो वो बहू लगेगी। ठीक, किसी पर्सन का उसका बेटा और बेटी की शादी जिससे कराई जाएगी वो उसकी बहू लगेगी। तो आप इसको फैमिली ट्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? ए इज द डॉटर इन लॉ, जो ए है वो बहू है किसकी? बी की। तो बी के नीचे उसका कोई बेटा और इस बेटे की शादी एक फीमेल से हुई होगी, वो उसकी बहू कहलाएगी। और जब भी हमें मैरिड कपल, शादी वाले कपल को रिप्रेजेंट करना होगा तो डबल लाइन से, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही तो आपने अभी अभी सीखा था। तो ये बहू हो जाएगी। ठीक, बी की का बेटा और बेटे की जो वाइफ होगी वो बहू। अब अगर मुझे ये स्टेटमेंट नहीं भी दिया होता तो मैं ये देख के बता देती कि इसके बारे में ये बहू है। ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। किससे शादी हुई है उसके बारे में नहीं बताया तो हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक, इसी की तरह अगर बोला गया होता 5th पॉइंट, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। जो ए है बी का दामाद है, ए जो है वो बी का दामाद है। ठीक, अब इसको फैमिली ट्री में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ए सन इन लॉ है ना, ए सन इन लॉ है किसका? बी का सन इन लॉ है। तो बी की कोई बेटी होगी और बेटी की जिससे शादी हुई होगी वो दामाद। तो बी की बेटी उसके नीचे वाले जनरेशन में और इस बी की शादी हमने किसी मेल मेंबर से करा दी तो बी का दामाद लगेगा ये। ठीक, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप सभी के सामने बोल दिया जाए ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी, ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी। क्या मतलब? जो ए है वो बी का ससुर है, जो ए है वो बी का ससुर है। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा फैमिली ट्री के फॉर्म में देखा जाए तो ए इज द फादर इन लॉ, ए फादर इन लॉ है तो ए एक हमारा मेल मेंबर और किसका फादर इन लॉ है? बी का। इसका मतलब क्या हुआ? बी एक पर्सन और बी की शादी जिससे भी हुई हो। अब बी के बारे में हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है, बी की शादी जिससे भी हुई हो और जिससे शादी हुई है उसके पापा मम्मी, और ससुर बोला है तो उसके पापा, बी के क्या लगेंगे? फादर इन लॉ। बी की शादी इससे हुई, मैरिड कपल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बी की शादी जिससे हुई होगी और उसके जो पापा होंगे वो फादर इन लॉ कहलाएंगे।
ऐसे अगर ये मदर इन लॉ होता तो बी की जिससे शादी हुई होती वो डायग्राम तो ऐसे बनता, बस ए वो फीमेल हो जाती। यहाँ तक क्लियर है? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, इनको डिफाइन करना हो तो हमें कैसे रिलेशन को डिफाइन करना होता है? कजन वाला बता दिया, भाई बहन के बता दिए, पुत्र या डॉटर या सन का बता दिया। तो सारे रिलेशन डायग्राम की हेल्प से हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब बात आती है हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारी चीजें क्लियर? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारी चीजों का, फिर फटाफट से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो साथियों, हमने ब्लड रिलेशन में 2 टाइप्स के रिलेशंस पढ़ने होते हैं, फैमिली के भी और इन लॉस के भी। फिर हमने बात किया था हमारे एसएससी में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका पैसेज बेस्ड, पॉइंटिंग बेस्ड और कोडेड बेस्ड। जहां पर हमने इन सभी को डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया, जैसे हम किसी का नाम गिवन हो, चाइल्ड हो, स्पाउस हो, आपका कजन हो, आपके सिबलिंग हो, तो इनसे हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ से हमारे पास जेंडर का डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता कि किसका कौन मेल है कौन फीमेल है, इनसे नहीं बताया जा सकता। सिबलिंग का मतलब सगे भाई बहन, कजन का मतलब अंकल और आंट के बच्चे जो हो गए, और स्पाउस मतलब हस्बैंड एंड वाइफ हो जाता है। इसी के साथ हमने देखा पैटर्नल रिलेशन। पैटर्नल रिलेशन जो पापा की तरफ के होते हैं वो पैटर्नल रिलेशन, और मदर की तरफ के जो होते हैं वो मैटरनल रिलेशन। जब हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं तो कुछ सिंबल का यूज किया जाता है, जैसे अगर मेल को रिप्रेजेंट करना है तो प्लस, फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो माइनस, मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना है तो प्लस माइनस और डबल लाइन से, जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना है तो सिंगल लाइन से, और सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करना है तो सिंगल लाइन से, और जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना है तो वर्टिकली लाइन से किया जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है साथियों? फिर हमने फैमिली ट्री देखा, अपने आप से सारे रिलेशन जोड़े, इसको बहुत ही डिटेल में डिफाइन कर दिया, आप सभी के सामने है। और फिर हमने कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट से कैसे रिश्तों को डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, हमने आज की क्लास में इतना सीखा। अब इनको क्वेश्चन में इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, जब आपके सामने सवाल दिए गए हो तो इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, आइए फटाफट से सीख लेते हैं और फिर हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी को डिफाइन कर रही हूँ, उसके बाद आप लिंक करेंगे अगले क्वेश्चन से, ठीक है? देखो साथियों, क्या बोला जा रहा है, एक फैमिली है जिसमें ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। पहले एलिमेंट के बारे में डिफाइन किया जाता है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। जो ए है वो पति है बी का, ए हस्बैंड है, तो हस्बैंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हस्बैंड से पता चल रहा है मेल मेंबर, एक पुरुष है और पुरुष को प्लस साइन से डिफाइन करना है। और हस्बैंड किसका है? मैरिड कपल को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और बी का, तो बी अपने आप, देखो बी के बारे में हमें नहीं बताया, लेकिन इस कथन से, इस स्टेटमेंट से, इस पंक्ति से हम ये बता सकते हैं जो बी होगा वो हमारा एक फीमेल मेंबर हो जाएगी, क्योंकि जब ए की शादी बी से कराई गई है और ए एक पुरुष है तो बी ऑटोमेटिक महिला हो जाएगी, ठीक है? तो ए फीमेल है, ए मेल है तो बी हमारी फीमेल। और इस पॉइंट से पता चल गया ए और बी की शादी हुई है, मैरिड कपल है। सी इज द सन ऑफ ए, जो सी है वो ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र है तो नीचे वाली जनरेशन में आएगा, ए का पुत्र है तो नीचे वाली जनरेशन में, और कौन? सी। और सी पुत्र है, एक मेल मेंबर है, तो किससे डिफाइन करेंगे? डेफिनेटली प्लस साइन से डिफाइन किया जाएगा। क्लियर? सभी को क्लियर होते हैं यहाँ तक की चीजें? आगे देख लेते हैं। फिर बोल दिया गया डी इज द डॉटर ऑफ बी। जो डी है वो डॉटर, पुत्री है किसकी? बी की। अब बी की पुत्री है कौन? डी। अब मुझे यहां से बताओ सी और डी आपस में क्या लगेंगे? सी और डी आपस में क्या लगेंगे? पुत्री है तो माइनस लगा दिया जाए, तो आप बोलोगे मैम सी और डी आपस में भाई बहन लगेंगे। क्यों? ए और बी मैरिड कपल थे, शादीशुदे जोड़ी हैं, ए का पुत्र सी और डी की पुत्री डी, तो अगर ये इनके बच्चे हैं तो ए की पुत्री भी तो डी हो जाएगी और बी का पुत्र भी तो सी हो जाएगा। तो जब मैरिड कपल के बच्चे जो होते हैं वो आपस में सगे भाई बहन ही तो लगते हैं, सिबलिंग ही तो लगते हैं, और सिबलिंग है तो सिबलिंग को किस लाइन से डिनोट करते हैं? सिंगल लाइन से। हमारे स्टेटमेंट में, हमारे पैसेज में सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी, हमें कुछ अपना कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और रीजनिंग में जब तक अपना तर्क ना लगाए, अपना दिमाग का यूज ना करे, तो रीजनिंग फिर रीजनिंग ही क्या हुई, है ना? तो यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई नहीं गई हैं,
कुछ रिश्तों को आपने खुद से कॉमन सेंस लगा के लिंक किया, जैसे सी और डी के बारे में कहीं बताया नहीं गया कि सी और डी भाई बहन है या सिबलिंग है, वो हमें इस डायग्राम से, इन स्टेटमेंट को देख के लग रहा है कि जब पेरेंट्स सेम है तो उनके बच्चे आपस में भाई बहन ही लगेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। F इज द डॉटर ऑफ G, जो F है वो G की डॉटर है। F, अब देखो ना ही यहाँ पर F है और ना ही यहाँ पर G है, तो अभी थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को ना होल्ड करके रखते हैं। ठीक, हमने थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को होल्ड कर लिया, बाद में लिंक कर लेंगे। लास्ट स्टेटमेंट, C इज द फादर ऑफ F, जो C है वो फादर है, पिता है किसका, F का। तो F उससे नीचे वाली जनरेशन में, जब C फादर है तो जो उसका बच्चा होगा वो उसके नीचे वाली जनरेशन में ही तो आएगा। तो C इज द फादर ऑफ F, C फादर है F का। और अब हमारे पास F मिल चुका है, तो अब हम F के बारे में बता सकते हैं साथियों, F इज द डॉटर ऑफ G, जो F है ये पुत्री है। किसकी पुत्री है, पुत्री है तो माइनस, और किसकी पुत्री है, G की। अब मुझे बता दो C और G आपस में क्या लगेंगे। F जो है वो C की भी पुत्री है, G की भी पुत्री है, तो ये पुत्री आई कहां से, जब ये दोनों मैरिड कपल हैं तभी तो C और G आपस में रिलेट कर पाई हो। तो जब C एक मेल मेंबर है तो G हमारी बाय डिफॉल्ट एक फीमेल मेंबर हो जाएगी, और ये दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे। ये पॉइंट भी बताया नहीं गया, हमने जितना सीखा उसी की हेल्प से हमने ये लिंक बनाया। हमारे सामने हमारी फैमिली ट्री बन चुकी है। अब यहाँ से सवाल में क्या पूछा जा रहा है, पहला ही क्वेश्चन है आपसे, कुछ पूछा ही नहीं गया है, हाँ पूछा तो गया है। ये रहा क्वेश्चन, इंग्लिश में नहीं है, ये रहा, ए का एफ से क्या संबंध है। हिंदी में मैं क्वेश्चन इंग्लिश वाले के लिए लिख लेती हूँ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, या फिर हाउ ए का एफ से क्या, हाउ ए इज रिलेटेड टू, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, क्वेश्चन मार्क, ए का एफ से क्या संबंध है। तो जो साथियों पहला एलिमेंट होता है ना, उसके बारे में ही पूछा जाता है, या फिर उसी के बारे में रिलेशन बताया जाता है। ए का एफ से क्या संबंध है, तो ए के बारे में बताना है। जब भी आप ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का संबंध क्या है, तो बस यहां तक रीड करो। और जिसका ए का, तो इसके बारे में, ठीक, ऑफ ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू, तो जहां पर का होता है उसका रिलेशन हमसे पूछा जाता है। तो ए का रिलेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। किससे पूछा गया है, एफ का। ए का एफ से क्या संबंध है, तो देखो एफ के ये पापा है सी, और पापा के पापा, आपके पापा के पापा क्या लगेंगे, आपके दादाजी। तो ऐसी एफ के पापा सी और पापा के पापा ए, तो ए क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएंगे। और दादाजी को बोला जाता है पैटर्नल ग्रैंडफादर, यहाँ पर अलग हो गया है, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा, और मैटरनल ग्रैंडफादर, ये इंग्लिश इनकी इंटरचेंज कर दी। पैटर्नल ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर है। किसी को कोई यहाँ पर डाउट है, सभी को क्लियर हो चुका। तो इस तरीके से हमें फैमिली ट्री को आपस में लिंक करना होता है। किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो आगे और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपकी डाउट्स कुछ भी ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड अभी और क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी का संबंध क्या है। देखो डायग्राम आपसे बनाए, इस बार किसके लिए पूछा जा रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। तो बी का सी कौन लगेगा, जब ए का पुत्र है तो बी का भी तो पुत्र लगेगा सी, तो सी कौन हो जाएगा, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, तो पुत्र हो जाएगा, सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी क्या क्या लगेगा, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। तो अब देखो जी का बेटा और बेटे की वाइफ, जी बी का बेटा कौन है, सी, और सी की वाइफ जी। तो बेटे की वाइफ इस पर्सन की क्या लगेगी, बेटे की वाइफ इस पर्सन की क्या लगेगी, बहू। तो हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी का रिलेशन क्या है, तो जी लगी पुत्र वधु, डॉटर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ साथियों सभी को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है, और देखते हैं क्या क्या चीजें हमसे पूछी गई हैं। ए इज डॉटर ऑफ बी, अब तो आप आसानी से बना सकते हो ना, ए पुत्री है, किसकी पुत्री है, बी की, तो बी ऊपर आ जाएगा, पुत्री है तो माइनस साइन लगा दिया गया। कोई डाउट,
आगे देखा जाए, ध्यान से सुनोगे ना, समझोगे, सारी चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने 40-45 मिनट आपको समझाया है ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करिए साथियों। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्सेप्ट सीख गए लेकिन सवालों में इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं आया तो कोई फायदा नहीं, तो पूरा सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, बी इज द मदर ऑफ सी। बी मदर है तो माइनस, और किसकी मदर है? सी की मदर है, तो ए और सी आपस में सिबलिंग हो जाएंगे, भाई बहन या बहन बहन जो भी हो, सिबलिंग तो हो गए ना। आगे देखा जाए, डी इज द ब्रदर ऑफ सी। इसका एक और भाई है, कौन? डी, और ब्रदर है तो प्लस साइन लगा दिया गया। सेम जनरेशन को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बोला जा रहा है साथियों, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का रिलेशन क्या हो जाएगा? ए से, तो डी, ये भी इसका भाई बहन जो भी है, और ये भी, तो आपस में सेम जनरेशन है, तो डी कौन लगेगा? ए का भाई लगेगा, ब्रदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 4। पी इज क्यू ब्रदर। जो पी है वो क्यू का भाई है। जल्दी जल्दी से देखते हैं, पी इज क्यू ब्रदर। टाइम नहीं लगाना, छोटे छोटे स्टेटमेंट देके आपको समझाया है। इसके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, अभी तो बस आपको डायग्राम को कनेक्ट करना सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए, P इज क्यू ब्रदर, R इज क्यू मदर। क्यू की मदर कौन हो जाएगी? R, और मदर हो जाएगी तो माइनस, ऊपर वाली जनरेशन में तो ये P की भी मदर हो जाएगी, ये दोनों भाई बहन है तो P की भी मदर। ठीक है, फिर बोला जा रहा है T इज S मदर। जो T है वो S की मदर है। P इज क्यू ब्रदर, R इज क्यू मदर, S इज R फादर। जो S है वो R के फादर है, तो R के फादर इनसे भी ऊपर जाएंगे, और ये S और फादर है तो प्लस साइन हो जाएगा। T इज S मदर, S की मदर कौन है? तो S की मदर इससे भी ऊपर जाएंगी, तो ये T हो जाएंगे और ये माइनस। इतने जनरेशन हमारे सामने बनी है। एक बार यहाँ पर बना देती हूँ, T और फिर इनका बेटा Q S, और फिर यहाँ पर R, और फिर इनके दो बच्चे कौन हो गए? Q और P, और P ये हो गया। ठीक है, सभी को क्लियर है? अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू T। P कौन है किसका? T का कौन है? तो देखो, T का बेटा, बेटे की बेटी, तो ये ग्रैंड डॉटर हुई, और ग्रैंड डॉटर का बेटा तो ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन, पर पोते को या फिर पर पोती को ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोला जाता है। तो ये मेल मेंबर है तो ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए बहन है, किसकी बहन है? बी की। बी इज ब्रदर ऑफ सी। बी भाई है किसका? सी का। सी इज द सन ऑफ डी। जो सी है वो सन है, बेटा है, किसका सन है? डी का। तो डी के ये भी बच्चे हो गए, और डी के बारे में हमें नहीं पता कि डी मम्मी है या डी पापा है। ठीक, सवाल पूछा गया है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का रिलेशन क्या हो जाएगा? ए से। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशन क्या हो जाएगा इससे? तो डी आपकी मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकते हैं। ठीक, अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए आइदर फादर और मदर। बट कुछ चीजें साथियों हमारी ना ऑप्शन पे भी डिपेंड करती हैं। अब ऑप्शन में फादर नहीं है तो क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए को मार्क करके आगे बढ़ जाना है। सभी को क्लियर हो रही है चीजें? क्रिस्टल क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी भाई है किसका? ए का। भाई सेम जनरेशन प्लस, एंड ब्रदर्स बी इज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ डी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है? बी की इकलौते सिस्टर, तो बी की इकलौते सिस्टर कौन हो जाएगा? ए। बी इज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। बी की इकलौती सिस्टर कौन है? ए, और ये इकलौती मदर है, मतलब ये मदर है किसकी? सी की मदर है। यहाँ तक ठीक। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हुआ? मतलब नानी हो गई ना। मैटरनल अभी आपको डिफाइन किया था, मैटरनल मतलब नानी हो गई, मम्मी की तरफ के रिलेशन है। तो डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। सी की मैटरनल मतलब सी की मम्मी की जो मम्मी होंगी
वो मैटरनल हो जाएंगी, और वो कौन थी, डी, और डी मैटरनल ग्रैंड मदर है, नानी है, तो माइनस साइन। ठीक, चलिए अब डायग्राम बन चुका है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का रिलेशन क्या है किससे, डी से, तो डी की ये क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, बेटी लगेगी, डॉटर लगेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ये है हमारे पैसेज बेस्ड, ये पैसेज नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट दिया है। पैसेज वाले क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखो, 7th क्वेश्चन है, ई इज सिस्टर ऑफ बी। ई सिस्टर है किसकी, बी की। ए इज फादर ऑफ सी, ए फादर है सी के बाद में देखा जाए, क्योंकि हमारे पास ना ही ए है ना ही सी है, तो इस स्टेटमेंट को होल्ड कर लिया। फिर बोला गया है बी इज द सन ऑफ सी, जो बी है वो सन है सी का, सन है तो प्लस, और किसका सन है, सी, तो सी ऊपर वाली जनरेशन में। अब क्या हम इस पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं, ए इज द फादर ऑफ सी, ए फादर है सी के, तो सी के फादर ऊपर वाली जनरेशन में और प्लस साइन। उसके बाद बोला जा रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए का रिलेशन क्या हो जाएगा ई से। तो देखो ई के या तो पापा या तो मम्मी, अब पापा मम्मी के पापा क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर। ठीक, पैटर्नल मैटरनल कुछ भी नहीं है, तो ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है, सभी को समझ में आ रही हैं चीजें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए इज बी ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है। ठीक, सी इज ए मदर, ए की मम्मी कौन है, सी, तो ये बी की भी मम्मी होंगी, और मम्मी है तो माइनस साइन, फीमेल को रिप्रेजेंट करा जा रहा है, महिला को दिखाया जा रहा है। फिर डी इज सीज फादर, जो डी है वो सी के फादर, तो सी के फादर इनके ऊपर वाली जनरेशन में, और फादर है तो प्लस साइन। ई इज बी सन, ई जो है वो बी के सन है, ई जो है वो बी के सन है, तो बी के सन नीचे वाली जनरेशन में, और सन है तो प्लस साइन लगा दिया गया। बस क्वेश्चन खत्म। डिमांड क्या है, हाउ इज डी, डी कौन है किसका, ए का, तो डी कौन लगेगा ए का, तो ए की मम्मी और मम्मी के पापा हैं, ए की मम्मी और मम्मी के पापा, तो मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी हुए ना, मैटरनल ग्रैंडफादर तो ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ग्रैंडफादर है, तो हम बेस्ट ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की सिस्टर है। चलो, सी इज बी मदर, बी की मदर कौन हो जाएगी, सी, तो माइनस, तो ये ए की भी मदर हुई, उसमें क्या दिक्कत, कुछ रिलेशन हमें खुद से भी तो जोड़ने हैं। चलो, फिर बोल दिया गया डी इज सी फादर, सी के फादर कौन हो जाएंगे, डी फादर हो गए तो प्लस, और ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मम्मी है, तो डी की मम्मी ऊपर वाली जनरेशन में और माइनस साइन। पूछा क्या जा रहा है हमसे, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कौन लगेगी इस बार, डी की, तो देखो डी की बेटी और बेटी की बेटी, डी की बेटी और उनकी भी बेटी क्या लगेगी, ये लगेगी पोती, ग्रैंड डॉटर। कौन सा ऑप्शन, नातिन, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एफ इज ब्रदर ऑफ ए, अलग अलग स्टेटमेंट है, एफ ब्रदर है, भाई है किसका, ए का, सेम जनरेशन। सी इज डॉटर ऑफ ए, ए की भी डॉटर है कौन, सी, माइनस साइन। के इज सिस्टर ऑफ एफ, एफ की सिस्टर कौन हो जाएगी, के, सिस्टर है तो माइनस साइन। और जी इज ब्रदर ऑफ सी, जी भाई हो गया किसका, सी का। हु इज द अंकल ऑफ जी, क्वेश्चन में पूछा गया है अंकल कौन है जी का, हु इज द अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन है, तो देखो जी के पेरेंट्स और पेरेंट्स के भाई ये हो जाएंगे ना अंकल, तो एफ अंकल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो स्टार्टिंग के पॉइंट्स और रिलेशन को छोटे छोटे डायग्राम, फैमिली ट्री बना के बताया गया था, वो इसीलिए बताया गया था कि आप चीजों को आसानी से रिलेट कर पाओ। एंड दिस क्वेश्चन इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है, किसके फादर है, बी के, तो बी आ जाएगा नीचे। सी इज द डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर हो जाएगी तो सी माइनस। फिर डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी भाई हो गया किसका, बी का। और ई इज द सन ऑफ ए, ए का सन भी है कौन, ई, तो ये भी आपस में ये तीनों सिबलिंग। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ई, सी और ई में क्या रिलेशन है,
तो ई के भाई या बहन का बेटी है, तो ये दोनों अंकल और नेफ्यू नीस लगेंगे। ब्रदर सिस्टर है, बिल्कुल भी नहीं। कजन है, कजन होता तो सेम जनरेशन में। अंकल आंट है, नहीं, तो बचा क्या, नीस और अंकल, अंकल और भतीजी और चाचा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, एंड दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, और अगली क्लास में आने से पहले इस क्लास का 2 से 3 बार आप रिवीजन करके आएंगे। अगली क्लास में जुड़ने से पहले, आज हमने क्लास नंबर 8 डिस्कस किया है, क्लास नंबर 9 को देखने से पहले, जुड़ने से पहले आप क्लास 8 को अच्छे से रिवीजन करके आना। 3 बार रिवीजन करके आना, प्रॉपर नोट्स बना के अच्छे से सीख के, तब आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। ये क्लास तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखा, छोटे छोटे स्टेटमेंट से हमने रिलेशन को कनेक्टिविटी बनाना सीखा, और नेक्स्ट क्लास में हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के ही पैसेज बेस। तो आपको इस क्लास को देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तभी जाके आपको अगली क्लास समझ में आएगी। ठीक है साथियों, तो ये हमने डिस्कस किया आज के इस सेशन के ब्लड रिलेशन में। अगला सेशन भी ब्लड रिलेशन का ही होगा, तो यहाँ तक आप रिवीजन करके आना। बाकी अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, वहां से जाके आप कनेक्ट हो जाइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.शिक्षा पर, जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाओगे तो आप वहां भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और एक और बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, कमेंट बॉक्स तो ओपन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर भी अपने डाउट, कोई क्वेश्चन, वीडियो कैसी लगी है, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अपना रिस्पॉन्स भी बताइएगा कि इस वीडियो से आपने कितना सीखा, कितना फ्रूटफुल रहा है आप सभी के लिए, एंड आंसर द होमवर्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मिलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू एंड ब्लेसिंग्स।